मैं स्वर्ण सिंह जी और सुधीर जी के पास आ रहा हूं। आपने कहा कि एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई वाली स्थिति है यूक्रेन के लिए, और यूक्रेनी राष्ट्रपति एक और चीज का जिक्र कर रहे हैं, वो विंटर सीजन का जिक्र कर रहे हैं। ठंड भी आ रही है और ठंड भी एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाएगी। जिस तरह से एनर्जी सेक्टर को रूस ने निशाना बनाया है, एक तरह से पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया एनर्जी चेन को यूक्रेन के, और वहां पर बड़ी मुश्किल स्थिति बन गई। स्वर्ण सिंह जी, आपका रिएक्शन क्या बेहतर रहेगा? क्योंकि जंग जितने दिन चलेंगे वो जमीनें धीरे धीरे करके रूस खींचता रहेगा अपनी तरफ। इसमें तो कोई दो राय है नहीं कि युद्ध यदि रुक जाता है तो उसमें सबका भला है, युद्ध से किसी का भी भला नहीं। और युद्ध किस तरह से रोका जाता है, वो प्रश्न आज हमारे सामने है कि यदि इस तरह का जो अभी मसौदा सामने आया, मैं तो उसको ड्राफ्ट भी नहीं मानता हूं, वो मोटे तौर पे 28 बिंदुओं को लेकर एक मसौदा है जो पहले मीडिया में लीक हो गया या किया गया। अब उसका एक वर्षन मीडिया में अवेलेबल है। वो केवल रूस और अमेरिका के बीच में बातचीत से तैयार किया गया है। उसमें ना तो किसी यूरोपीय देश की सोच शामिल है, और जाहिर है कि यूक्रेन के प्रतिनिधित्व की भी उसमें सोच शामिल नहीं है। हालांकि इसी सप्ताह में एक पेंटागन का डेलीगेशन आर्मी सेक्रेटरी लीड कर रहे थे, उन्होंने कीव में जाके बातचीत करने की कोशिश की, और उसके बाद राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि हाँ, ये मसौदा जो सामने आया है बड़ी चिंता का विषय है कि एक तरफ जैसे आप कह रहे हैं कुआं है, दूसरी तरफ खाई है, एक तरफ बड़े दोस्त को खोना होगा, दूसरी तरफ अपनी जो राष्ट्र निर्माण की कोशिश है उसी को खोना होगा। तो उन्होंने कहा कि ये चिंता है पर हम बातचीत करेंगे। मतलब ये कि ये मसौदा जो सामने आया है इस पर अभी पूरी राय नहीं बनी है। उसमें सबसे बड़ा खतरा जाहिर है कि किस तरह का मसौदा तैयार हुआ है यूक्रेन को होता है, जिसको कहा गया कि उसकी करीब करीब 20% से ज्यादा जो भूमि है वो रूस को मिल जाएगी। क्राइमिया को भूल जाओ, रूसी भाषा को अपनी औपचारिकता दो, उसको सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज बनाओ, रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च को ऑफिशियल स्टेटस दो, बहुत सी चीजें इस तरह से शामिल है। हालांकि सेना को कम करने की चिंता मुझे नहीं है, क्योंकि वो जब भी किसी देश का करीब करीब 4 साल तक युद्ध चलता है तो अचानक डिफेंस बजट और सेना बहुत तेजी से बहुत बड़ी संख्या में बढ़ जाती है, और युद्ध के समाप्त होने के बाद चाहे कोई भी युद्ध देख लें लंबा जो चला हो, सेना घटाई जाती है, वो घटाई जाएगी, वो ठीक है। पर इसके अलावा यदि मान लीजिए कि ये युद्ध विराम या युद्ध दोनों अंतर्राष्ट्रीय बड़ी ताकतों की प्रतिस्पर्धा रही, इसमें अमेरिका की और रूस की, और ये जो मसौदा सामने आया है यदि ये रूस की भाषा में लिखा गया है तो क्या ये अमेरिका की हार होगी या नहीं होगी? यदि अमेरिका को रूस की शर्तों पर युद्ध रोकना पड़ जाए, और उसमें भी क्या कोशिश है राष्ट्रपति ट्रंप की, जो मसौदा सामने है उसमें कि एक 800 वर्ग मील का एक बफर जोन बनाया जाएगा जिसको यूरोपीय देशों की सेनाएं उसमें संतुलन और एक तरह से शांति बरकरार करेंगी, जबकि यूरोपीय देशों को इसमें शामिल नहीं किया गया मसौदा तैयार करते वक्त। और कोशिश ये है कि अमेरिका अपनी सेनाओं को वहां से कम करेगा और बाहर लाएगा, और रूस को धीरे धीरे यूरोपियन सुरक्षा का जो आर्किटेक्चर है उसमें, हालांकि वो दुश्मन देश माना जाएगा, पर उसको G8 में शामिल करके बातचीत से उस सुरक्षा का प्रबंधन करने की कोशिश है कि धीरे धीरे यूरोप के देश रूस को एक बातचीत करने वाले जो तरीके में है उसमें ढाल लें और वैसे अपनी सुरक्षा का अंदाजा करें। तो इसलिए मुझे लगता है अभी इस मसौदे पर बहुत बातचीत होना बाकी है। यूरोपीय देशों को अपनी चिंता होगी कि क्या अमेरिका वहां से सुरक्षा की जिम्मेदारी से हट जाएगा, तो क्या यूरोपीय देश तैयार है आज रूस के सामने खड़े होने को? यूक्रेन को भी चिंता है, वो भी उसमें शामिल होंगे, बातचीत होगी अभी और। पर मुझे लगता है ये मुद्दा, हालांकि केंद्र बिंदु यूक्रेन है, उसको नुकसान सबसे ज्यादा है, पर उससे हटकर ये लेकिन फिर अमेरिका की क्या मजबूरी है? युद्ध और युद्ध विराम दोनों जो है वो अमेरिका और रूस की प्रतिस्पर्धा का एक तरह से निशाना बनते हुए नजर आते हैं। ज्यादा है, पर उससे हटकर ये लेकिन फिर अमेरिका की क्या मजबूरी है? युद्ध और युद्ध विराम दोनों जो है वो अमेरिका और रूस की प्रतिस्पर्धा का एक तरह से निशाना बनते हुए नजर आते हैं। नहीं, वही बात है कि अमेरिका की क्या मजबूरी है। सवाल इस बात को लेकर है कि अमेरिका इस डील को क्यों साइन करवाना चाहता है।
आप मुझे पूछ रहे हैं तो अमेरिका की जरूरत जो मुझे लगती है वो ये कि राष्ट्रपति ट्रंप को पिछले 9 महीने में आप देखें कि कोई भी बड़ी सफलता नहीं मिली है, चाहे वो इमिग्रेशन के इशू पर हो या फिर टैरिफ हाइक्स का इशू लेकर हो, चीन से प्रतिस्पर्धा की बात पर हो और रूस से प्रतिस्पर्धा की बात हो, भारत को जबरदस्ती अपनी बात मनवाने की बात हो, कहीं भी उनको सफलता नहीं मिली। इसलिए वो चाह रहे हैं कि कम से कम एक ऐसा बड़ा युद्ध है जो वो ये साबित कर दें कि उन्होंने ही आगे बढ़कर उसको रुकवाया है। अदरवाइज जितने भी वो 8 युद्ध रुकवाने की बात करते हैं उनमें कोई भी देश मानता नहीं कि उनका योगदान बहुत बड़ा या उनका बहुत मौलिक योगदान उसमें रहा है। तो ये उनकी परेशानी है कि किसी न किसी तरह जी। से किसी क्षेत्र में उनको सफलता मिलनी चाहिए, हाँ। कोई युद्ध रोकने में उनको उसकी एक तरह से जिम्मेदारी मिलनी चाहिए कि जी, उन्होंने युद्ध को मतलब भाई रोका। साहब के लिए नाक का सवाल है ये। और काट रही हैं, तो फिर तो एक तरफ खाई एक तरफ कुआं। विवेक, स्वर्ण सिंह जी, आपको क्यों लगता है कि आपको क्या लगता है कि क्यों अमेरिका जो है वो रूस की तरफ ज्यादा इस डील में इंक्लाइन नजर आ रहा है? हालांकि जो डील में जो पॉइंट्स दिए गए उससे तो साफ जाहिर होता है, लेकिन इसकी वजह क्या है? हाँ, बिल्कुल साफ है कि जो मसौदा अभी खबरों में है उसमें रूस का ही नहीं, मुझे लगता है राष्ट्रपति पुतिन के हस्ताक्षर सामने आते हैं। और वो बदलाव जो राष्ट्रपति ट्रंप की सोच में है वो उनकी अगस्त की शिखर वार्ता से अचानक नजर आया था। जब वो जा रहे थे अलास्का तो जहाज से उन्होंने अपने सोशल ट्रूथ पर लिखा था कि यदि युद्ध विराम नहीं मानते राष्ट्रपति पुतिन तो बहुत उनको मुश्किल का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पर जब वहां से शिखर वार्ता से निकले तब से कह रहे हैं कि हम युद्ध विराम की बात नहीं कर रहे, हम तो शांति प्रस्तावना की बात कर रहे हैं, जो पुतिन की भाषा है। और ठीक उसी तरह से आज इस मसौदे में भी आप देखें कि राष्ट्रपति पुतिन की भाषा है। अब ऐसा क्यों है ये आपका सवाल है कि राष्ट्रपति ट्रंप की क्या मजबूरी है कि वो इस तरह से जल्दी से युद्ध का अंत करना चाहते हैं। मैं संजीव से सहमत हूं, उन्होंने कहा कि उनकी विध्वंस करने की, अमेरिका की हिंसा की बहुत ताकत है और खासकर आतंकियों को खत्म करने की बहुत ताकत है। पर क्या शांति बनाने की ताकत है? उसमें हमेशा से अमेरिका कमजोर रहा है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद कोरिया देख लें, वियतनाम देख लें, इराक देख लें, सीरिया देख लें, अफगानिस्तान देख लें, एक के बाद शांति प्रस्तावना को जमीन पर उतारना बहुत मुश्किल काम है, वो नहीं हो पा रहा है। अब युद्ध को यदि आप एक एंटरप्राइज, एक उद्यम की तरह से देखें तो युद्ध लड़ने वाले देश उसमें ये ध्यान रखते हैं कि इससे होने वाले फायदे जो हैं वो इसकी कीमत से ज्यादा होने चाहिए। अब 4 महीने पहले ही राष्ट्रपति ट्रंप कह चुके हैं कि 350 बिलियन डॉलर लगा चुके हैं वो यूक्रेन युद्ध में। और एक हद के बाद आप देखें कि ना तो रूस को बहुत बड़ा फायदा हो रहा है, ना यूक्रेन को भूमि पर बहुत ज्यादा बड़ा फायदा हो रहा है। तो यदि इस तरह से स्टेलमेट बना हुआ है और लगातार उसकी कीमत चुकानी पड़ रही है अमेरिका और उसके दोस्त देशों को, और एक बड़ी सफलता उनके हाथ में नहीं आ रही पिछले 9 महीने में, तो ये मजबूरी है राष्ट्रपति ट्रंप की। पर इसमें यदि वो राष्ट्रपति पुतिन की शर्तों पर युद्ध को खत्म करते हैं तो ये अमेरिका की उसमें हार मानी जाएगी, खासकर तब यदि वो अपने यूरोपीय साथी देशों को, नेटो पार्टनर्स को और यूक्रेन को उसमें शामिल नहीं कर पाते हैं। और रूस की शर्तों पर यदि युद्ध विराम होता है या युद्ध खत्म होता है तो इसमें अमेरिका की हार होगी, ये शायद वो नहीं देख पा रहे। वो केवल शॉर्ट टर्म एक मायोपिक नजरिए से देख रहे हैं कि मैं युद्ध यदि रोक देता हूं तो शायद मुझे अगला शांति पुरस्कार मिल सकता है। पर लंबी दूरदर्शी से, आप दूरदर्शिता से देखें तो उसमें ये रूस का दबदबा बढ़ेगा, नाटो कमजोर होगा। नाटो जो लगातार पूरब की ओर बढ़ रहा था पिछले 20 सालों से, उस पर रोक लगेगी। और यूक्रेन को भी जो सिक्योरिटी गारंटी मिलेगी वो कैसी मिलेगी? पहले भी मिली थी 1994 में। आप देखें यूक्रेन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा परमाणु बम्बों का जखीरा था उसके पास। जब उसने वो सरेंडर किया तो 5 बड़े देशों ने, रूस ने, अमेरिका ने, फ्रांस, जर्मनी और चीन ने उनको एश्योरेंसेस दिए थे। पर जब सीधा युद्ध हुआ तो क्या कहा राष्ट्रपति पुतिन ने कि जिस यूक्रेन को हमने वो एश्योरेंस दिए थे आज वो यूक्रेन वो वाला यूक्रेन नहीं है। तो परिभाषाएं हमेशा बदल जाती हैं। बिल्कुल। इससे न केवल यूक्रेन बल्कि यूरोप के देशों की सुरक्षा कमजोर होगी। राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिका को रूस के सामने कमजोर बनाएंगे, इसमें जीत पुतिन की होगी। सुधीर